हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल जीके विद मीनू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 को कंप्लीट करने वाले हैं और सारी धाराएं आप इस वीडियो को देखने के बाद में याद कर चुके होंगे। और इस वीडियो में हम धारा 251 से लेकर 327 तक याद करने वाले हैं। 327 तक आपके सिलेबस में दी हुई है। तो दोस्तों 251 शुरू करते हैं। तो 251 में 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाना है और डेयरी खुलवा देनी है। और आपने वो सॉन्ग सुनना ही होगा, बेबी मेरे बर्थडे पे क्या दिलवाओगे। तो गुड़गांव में हम तेरे नाम डेयरी खुलवाएंगे। तो गुड़गांव में डेयरी खुलवा दो। 251 नंबर की डेयरी है गुड़गांव में। तो क्या दिलाना है, क्या खुलवाना है? डेयरी खुलवानी है ना। बेबी तेरे बर्थडे पे क्या दिलवाएंगे, तो गुड़गांव में हम तेरे नाम डेयरी खुलवाएंगे। तो ये हो गया 251 में डेयरी। याद कराने का तरीका है दोस्तों, इससे क्या इजी वे में याद हो जाता है। एनीवे आपको 11 नहीं, ये थोड़ा सा फनी हो जाता है। तो अपने को क्या ये चीज़ें रिमेंबर रहती है और कुछ कीवर्ड अपने को मिल जाता है। बाकी हम धाराएं तो सारी पढ़ लेते हैं, पर अपने को कीवर्ड चाहिए होता है ताकि हम याद भी रख सकें। तो यही है कि इनके थ्रू अपन याद रख सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं चीज़ों को। तो याद रख लेना आप कि क्या है, 251 में डेयरी है। तो गुड़गांव में हम तेरे नाम डेयरी खुलवाएंगे। तो डेयरी खुलवा दी हमने। 51 रुपये का प्रसाद भी चढ़ा दिया, नारियल फोड़ दिया, 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया और डेयरी खुलवा दी। ठीक है। अब 252 में है कतिपय प्रकार के यातायात के लिए सार्वजनिक मार्गों के उपयोग को प्रतिष्ठित करने की शक्ति। तो 252 इसका सिमिलर वर्ड है रावण। तो आप ऐसे याद रख लेना कि रावण जो है सार्वजनिक मार्ग पर याद चलाते ही नहीं थे, वाहन अपना चलाते ही नहीं थे सार्वजनिक मार्ग पर, क्योंकि रावण के पास तो पुष्पक विमान था, वो तो उड़ा के लेके जाते थे। तो सार्वजनिक मार्ग पर वो चलाते ही नहीं थे अपना वाहन। तो रावण 52 में क्या है, सार्वजनिक मार्गों के उपयोग को प्रतिष्ठित करने की शक्ति है। अब है नेक्स्ट 253। 253 में है सार्वजनिक स्थानों पर निजी वाहनों की पार्किंग का विनियमन। तो 53 पे क्या है, निजी वाहनों की पार्किंग का विनियमन है। तो 53 में ऐसे याद रख लेंगे। 53 में दो वर्ड आ रहे हैं, तरे और पनपन से आप पार्किंग याद रख लेना। तरे से तेरी पार्किंग, तेरी पार्किंग जो है उसका याद रख लेना आप। 53 से तेरी पार्किंग यानी निजी वाहनों को क्या करना है, पार्किंग में खड़े करना है, उसका विनियमन यानी सार्वजनिक स्थान पर पार्किंग की व्यवस्था करनी है, उसमें निजी वाहनों को खड़ा करना है। तो ऐसे याद रख लेना, पार्किंग में वाहन खड़े होते हैं तो सार्वजनिक स्थानों पर क्या कर रहे हैं, निजी वाहन को खड़े करने के लिए पार्किंग बना रहे हैं। अब 254 धारा 254 कहती है सार्वजनिक मैदानों पर यानों या जानवरों को ठहराना। तो इसको ऐसे याद रख लेना। 54 से एक वर्ड याद रख लेना दोस्तों, सिमिलर सा वर्ड है 54। चो से चौपाल, चौपाल थोड़ी है जो जानवर भी खड़े हैं, गाड़ियां भी रखी हुई है। तो कोई व्यक्ति है, वो क्या कह रहा है, गाड़ियां भी खड़ी है जिस जगह पर और जानवर भी खड़े हैं। तो क्या कह रहा है वो कि चौपाल थोड़ी है, जानवर भी खड़े और गाड़ियां भी खड़ी है। तो इसे याद आ जाएगा 54 चौपाल। तो 54 में है चौपाल, यानी वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि चौपाल थोड़ी है जो सार्वजनिक मैदान पर आपने जो अपनी गाड़ियां भी खड़ी कर रखी, यान खड़े कर रखे, जानवर भी खड़े कर। इसके लिए जुर्माना है इस धारा में कि अगर सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह से जानवर खड़े रहते हैं या गाड़ियां खड़ी रखते हैं तो उसके लिए जुर्माना है। अब है धारा 255 अग्नि की रोकथाम के लिए व्यवस्था। तो 55 से सिमिलर वर्ड है बचपन। तो आप ऐसे याद रख लेना, बचपन में क्या हुआ, क्या होता था कि हमें आग का पाठ पढ़ाया था। बचपन में क्या पढ़ाया था, आग का पाठ पढ़ाया था। बुक्स में हम पढ़ते ही है ना। तो फायर ब्रिगेड का आग का पाठ पढ़ाया था बचपन में। बचपन से आप याद रखना, बचपन में पढ़ाया था, आग का पाठ पढ़ाया था। और बचपन में जो पढ़ते हैं याद रहता ही है, तो आग का पाठ पढ़ाया था। ऐसे ही दोस्तों एक जैसे एक चैप्टर भी है 8th क्लास में कि एक लड़की थी और कोई तूफान आने वाला था, ऐसे जो लहरें टकराती है ना समुद्र से। तो एक बच्ची को जो क्या है पाठ पढ़ाया था उसकी क्लास में, इसका तूफानों का, इनका स्टॉर्म्स का। तो उसको याद रहता है, तो उसने कई लोगों की जान बचा ली थी उस पार्ट के रिमेंबर करके कि क्या होता है, सुनामी आती है तो इस तरीके से, भूकंप आता है तो क्या होता है। तो इस तरीके से उसने सैकड़ों जान बचा ली थी। तो हम याद रख लेंगे, हमने भी बचपन में क्या पढ़ा था, एक आग का चैप्टर पढ़ा था, फायर का चैप्टर पढ़ा था। और आई थिंक आपने पढ़ा ही होगा किसी ना किसी क्लास में द फायर नाम से कोई चैप्टर। तो आप याद रख सकते हो। बचपन में हमने क्या पढ़ा था, फायर का चैप्टर पढ़ा था, अग्नि का चैप्टर पढ़ा था। अब धारा 256 55 में तो दोस्तों इसकी व्यवस्था थी, पार्किंग वगैरह की व्यवस्था थी। अब जो है 56 में आ जाएगा रोकथाम। तो
किस प्रकार से अग्निशमन दल की स्थापना करनी है और उसका रखरखाव करना है, ये है 56 में। तो इसको ऐसे याद रख लेंगे कि फिर वो हमने पाठ पढ़ा था बचपन में, फायर का पाठ पढ़ा था, आग का पाठ पढ़ा था, वो हमारे दिमाग पे छप गया। क्या हो गया? छप गया। छप से आप याद रख लेना 56 छप गया। और क्या था उस पाठ में, कैसे स्थापना करनी है फायर ब्रिगेड की, कैसे रखरखाव करते हैं फायर ब्रिगेड का, ये हमारे दिमाग पे छप गया। तो छप से 56 आप याद रख लोगे इजी वे में। और इतना इजी तरीका है ये, आपको कीवर्ड याद रहने वाले हैं दोस्तों। आप क्वेश्चंस देख के टिक करने वाले हो एग्जाम में, इतने मुझे कॉन्फिडेंस है, इतना मुझे आप पे विश्वास है। अब है धारा 257, आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल और अन्य व्यक्तियों की शक्तियाँ। 55 में हमने पढ़ा था कि व्यवस्था करनी है ना, हमने द फायर का पार्ट पढ़ा था, उसकी व्यवस्था की थी। और 56 में हमने क्या किया था? रखरखाव और स्थापना के बारे में पढ़ा था, फायर ब्रिगेड की स्थापना और उसका रखरखाव, जो कि हमारे दिमाग पे छप गया था। और अब 57 में क्या करना है? 57 में आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल और अन्य व्यक्तियों की शक्तियाँ हैं। तो ऐसे याद रख लेना 57 में स वर्ड आ रहा है, 57 यानी शक्तियाँ। 57 में क्या है? शक्तियाँ। तो ये जो धारा 55, 56, 57 ये किससे संबंधित है? फायर ब्रिगेड, अग्निशमन, इनसे संबंधित है। तो 55, 56, 57 को एक साथ याद रखना है। बचपन में द फायर का पार्ट पढ़ा था, अग्नि का पार्ट पढ़ा था, व्यवस्था के बारे में है। और 56 में क्या है? 56 में छप गया था हमारे दिमाग में कि फायर ब्रिगेड की स्थापना कैसे करनी है, रखरखाव कैसे करते हैं। फिर 57 में से शक्तियाँ, कि फायर ब्रिगेड, आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल और अन्य व्यक्तियों की क्या शक्तियाँ, ये 57 में से शक्तियाँ और से 57। अब है धारा 258, प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण आदि को निर्बंधित करने या उस पर पाबंदी लगाने की शक्ति। तो 58 में ऐसे याद रख लेना कि 8 तो प्लास्टिक की थैलियाँ बंद है, वैसे भी राजस्थान में प्लास्टिक की थैलियों पर बैन है, तो 8 तो प्लास्टिक की थैलियाँ बंद है। तो 58 में 8 तो प्लास्टिक की थैलियाँ बंद है। अब नेक्स्ट है धारा 259, कनेक्शन नहीं लेना या मल आदि बहाना। तो जो सीवरेज कनेक्शन होता है वो कोई नहीं लेता है तो उसके लिए जुर्माना है इस धारा में। तो हमें कैसे याद रखना है कि इस धारा में क्या है? तो कीवर्ड है हमारा 59 में जो आप ऐसे याद रख लेना कि उन्हें सीधा सीधा बताना है। उन्हें सीधा सीधा बता दो कि सीवरेज सिस्टम है, होता है ये, सीवरेज में कनेक्शन लेना है। उन्हें सीधा 59 में 59 को डिवाइड करते हैं, तो उन्हें सीधा सीधा बता दो कि सीवरेज सिस्टम में कनेक्शन लेना है और जो है गंदगी बाहर नहीं करनी है। तो याद रख सकते हो, उन्हें सीधा सीधा क्या बताना है कि सीवरेज सिस्टम में कनेक्शन ले लो। कनेक्शन वर्ड है, कनेक्शन से आप कीवर्ड याद रख सकते हो। कनेक्शन, सीवरेज सिस्टम के कनेक्शन की बात किसमें कही है? तो उन्हें सीधा सीधा बताना है 59 में। अब है धारा 260, गंदे भवन आदि। तो दोस्तों कई भवन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत गंदगी होती है, उनमें ये बीमारियां फैलने का डर होता है, या जो कोई जर्जर होता है भवन, तो नगर पालिका ध्यान रखती है इस प्रकार के जो गंदे भवन होते हैं उन पर जुर्माना भी लगाती है। तो आप ऐसे याद रख लेना 260 में 60 है ना, ये 60 का सिमिलर वर्ड है डर्टी, है ना। 60 डर्टी, 60 डर्टी, डर्टी आप ऐसे याद रख लेना। तो डर्टी हाउस है, कोई डर्टी हाउस है, तो डर्टी हाउस के बारे में कौन सी धारा बताती है? 260 बताती है। 60 डर्टी हाउस, 60 डर्टी हाउस, 60 डर्टी, 60 डर्टी ऐसे याद रखना। 60 डर्टी, डर्टी क्या है? हाउस, हाउस डर्टी है, इसलिए जो है इस पे जुर्माना वगैरह लगाने का नगर पालिका का अधिकार है, शक्ति है। अब धारा 261, अब है 61 में है नहाने की व्यवस्था। तो सार्वजनिक मार्ग पर दोस्तों, सार्वजनिक जो भवन होते हैं ना, उनमें व्यवस्था करते हैं कि एक महिलाएं हैं जो वो साथ में नहा लेगी। और होते ही है ना, कुछ रीति रिवाज होते ही हैं, जैसे किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तब वो जो दाग देने के बाद आते हैं तो फिर वो नहाने करने का कार्यक्रम होता है। तो वही है, नहाने के स्थान सार्वजनिक स्थानों पर बनाने हैं नगर पालिकाओं को। तो 61 को आप ऐसे डिवाइड करोगे तो 61 ऐसे आ रहा है ना, 61। तो इसमें याद रख लेना 61 नहाने की व्यवस्था है ना, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग। 61 नहाने की महिलाओं की व्यवस्था, ऐसे याद रख लेना आप। तो 261 में क्या? 61 नहाने की व्यवस्था है। 262 में है कलुषित जल। 262 में क्या है? कलुषित जल, यानी जो जल इकट्ठा हो जाता है, गंदा हो जाता है, या ऐसे लगता है कि भाई इनसे खतरा है, इनमें मच्छर हो रहे हैं, या फिर ये जो है दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है ऐसा जल, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए नगर पालिकाओं के द्वारा। या कहीं कोई व्यक्ति गंदा जल बाहर आ है तो उसके लिए क्या जुर्माना हो सकता है, ये 262 बताती है मैं धारा। तो इसका जो कीवर्ड है धारा 262 में क्या है? कलुषित जल है। इसका कीवर्ड क्या है? कि कलुषित जल है, गंदा जल है, बासा जल है। तो 62 से आप याद रख लेना, बासा जल, बासा हो जाता है ना, गंदा बासा कहते ही हैं अपन, गंदा बासा। तो 62 से बासा याद रख लेना, बासा जल है, कलुषित जल है।
अब धारा 263 है, कुओं आदि से पैदा होने वाले न्यूसेंस का उपशमन। तो कुएं वगैरह में भी दोस्तों क्या होता है, मच्छर वगैरह फैलने का ये खतरा रहता है। तो इस प्रकार से किसी के कुएं से ये खतरा हो तब नगर पालिका उसको नोटिस वगैरह देके और उस पर जुर्माना वगैरह ये लगाती है या उनको जो है सही से रखने की सलाह देती है। तो ये सब नगर पालिका का है कर्तव्य। तो 63 में आप ऐसे याद रखना, तरसे 63 किसके लिए, पानी के लिए तरसे। तो पानी के लिए तरस रहे हैं तो कुएं की व्यवस्था करवाओ भाई, पानी के लिए तरस रहे हैं तो क्या करनी, कुएं की व्यवस्था करनी। तो कुआं शब्द कौन सी धारा में आया है, तरसे में। तरसे यानी किसके लिए तरसे, पानी के लिए तरसे। तो पानी के लिए तरसे तो क्या बनवाना, कुआं बनवाना। तो कुआं शब्द किस में आया, 63 में। याद रख लोगे आप। बस यही अपना कीवर्ड है, कुआं आदि, कुआं है तो कुआं आदि से पैदा होने वाले न्यूसेंस का उपशमन किस में है, 63 में। तरसे किसके लिए, पानी के लिए तरसे, और पानी के लिए तरस नहीं तो कुआं बनवाना है। तो कुआं वर्ड किस में आया, धारा 263 में। अब धारा 264, कतिपय प्रकार की खेती का नियमन या प्रतिषेध। तो कुछ प्रकार की खेती होती है दोस्तों जो कि ऐसा होता है कि हो सकता है जनहानि पहुंच सकती है इसमें, या इससे कोई बीमारी वगैरह भी हो सकती है। तो ऐसी खेती पर भी प्रतिबंध या जुर्माना लगाया जाता है नगर पालिका के द्वारा। तो यही धारा बताती है, धारा 264 बताती है इसका कि कुछ प्रकार की जो खेती है उसका नियमन या प्रतिषेध किस प्रकार से किया जाएगा। तो 64 में आप ऐसे याद रख लेना, 64 से आप चौमासा याद रख लेना, से चौमासा। तो चौमासे में जो खेती की जाती है तो उस पर प्रतिषेध है या उसको किस प्रकार से की जानी है तो वो नगर पालिका के द्वारा बताया जाता है। तो खेती वर्ड आप याद रख लो कि खेती की वर्ड है इसमें। तो 64 में चौमासे में जो खेती की जाती है उसके बारे में प्रतिषेध है या नियमन है क्या है उसके बारे में नगर पालिका हमें बताएगी। अब धारा 265, दुर्गंधपूर्ण खाद आदि का उपयोग में लाना। तो 265 में क्या है, दुर्गंधपूर्ण खाद आदि का उपयोग में लाना। तो कुछ ऐसी खाद है जो कि दुर्गंध फैला रही है या हानिकारक है, जनहानि पहुंचा रही है तो नगर पालिका उसमें एक्शन लेगी। तो इसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो 65 से आप ऐसे याद रख लेना, 65 में वर्ड आ रहा है ना, पैसे से खाद खरीदने गए। पैसे से क्या खरीदने गए, खाद खरीदने के लिए गए। तो खाद है इसका कीवर्ड है। तो खाद वर्ड किस में आया है, 265 में आया क्योंकि पैसे से खाद खरीदने गए थे। अब धारा 266, कोई शोभकारी खेल खेलना। तो ऐसे याद रख लेना दोस्तों, ऐसे कई खेल ऐसे होते हैं जैसे पटाखे फोड़ना करना, इसमें दूसरों को हानि पहुंचने की भी संभावना रहती है। कई शैतान बच्चे होते हैं तो वो दूसरों के घरों में डाल देते हैं पटाखे, तो उससे जैसे सिलेंडर है तो वो फट जाए या कोई और भी नुकसान हो जाए या बच्चों की लग जाए। और पतंग उड़ाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि किसी का गला कट जाए, उंगली कट जाए, हाथ कट जाए, तो कुछ भी ऐसे ऐसी व्यवस्था ऐसा हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं हो तो इसके लिए नगर पालिका जो है जुर्माने वगैरह भी लगाती है और नोटिस वगैरह भी देती है। तो ऐसे कई खेल होते हैं तो उसके बारे में भी बताया गया है धारा 266 में। तो 66 से इसे याद रख लेना, छा गए इतने फटाके फोड़े कि आप तो छा गए। होता है ना, ज़्यादा फटाके फोड़ते हैं तो फिर फॉर्म में आ जाते हैं, कहते हैं कि हाँ आज मैंने इतने फटाके फोड़े हैं तो छा जाते हैं। तो कोई कह रहा है अपने को छा गए भाई, आज तो आपने बहुत सारे फटाके फोड़े। तो आप ऐसे याद रख लेना, फटाका फोड़ना खेल एक तरीके का खेल है। तो कोई शोभकारी खेल खेलना इसमें आता है धारा 266 में। अब है धारा 267, न्यूसेनों का प्रतिषेध। तो जो भी न्यूसेंस से आगे उनके बारे में प्रतिषेध, यानी सार्वजनिक स्थानों में अगर आप सार्वजनिक स्थान में आप टॉयलेट वगैरह कर रहे हो तो इस पे भी पाबंदी है, या मास्क को आप बिना ढके लेके जा रहे हो जिससे कि आम लोगों की उस पर नज़र पड़े, तो ये भी न्यूसेंस से अपने आप में एक पशुओं या छकड़ों को इकट्ठा नहीं करेगा कोई भी व्यक्ति, ये भी गलत है। और अपशिष्ट पदार्थ नहीं ले जाएगा कहीं भी, और अलग से कोई ऐसा स्थान जो कब्र समाधि या स्मारक अलग से नहीं बनाएगा, ना कहीं अलग से कोई शव को जलाएगा या दफनाएगा, और जानवर को खुला नहीं छोड़ेगा जो कि दूसरों के लिए खतरा बने या भय का वातावरण पैदा करे, तो ऐसा भी कोई नहीं करेगा। और सोच स्थान मतलब ऐसे नहीं कि कहीं भी आप जो है सोच करवा रहे हो, तो इस प्रकार की न्यूसेंस होते हैं, इन पर भी पाबंदी लगाई जाती है। धारा में इस प्रकार के न्यूसेंसों की बात की गई है। तो आप ऐसे याद रख लेना इसमें कि 67, तो कोई है जो है नगर पालिका को बोल रहा है सर इसको सेटअप करो, ये जो है गलत हरकतें करता है, इसका सेटअप करो, है ना, इसका सेटअप करो, ये जो है न्यूसेंस करता है, न्यूसेंस है ये व्यक्ति, तो आप इसका सेटअप करो। कोई क्या कह रहा है,
सट में आप ऐसे याद रख लेना, सर सट, यानी सर इसको सेटअप करो, इसको सेटअप करो, ये न्यूसेंस कर रहा है ना, नॉनसेंस सी चीजें कर रहा है, इसलिए इसका सेटअप करो, याद रह जाएगा आपको। धारा 268 धुएं को खपा देना। अब होता है ना दोस्तों, कई व्यक्ति होते हैं जो चूल्हे जलाते करते हैं, तो उनका धुआं दूसरे व्यक्तियों के घर में जाता है, या कोई भट्टी जलाता है तो उसका जो धुआं दूसरों के घरों में जाता है। तो इस प्रकार दूसरे परेशान नहीं हो, तो इसके लिए भी व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा की जाती है। तो अरे सट में आप ऐसे याद रखना, अरे तेरी भट्टी बंद कर। तो अरे सट में अरे तेरी भट्टी बंद कर, अरे वर्ड आ रहा है ना, अरे को आप ले लेना, थोड़ा थोड़ा अपन पकड़ लेते हैं, थोड़ा अपने को बस कीवर्ड ही तो लेना है दोस्तों, अपने को याद रह जाए, थोड़ा रिमेंबर रह जाए, और अपन को अपने क्वेश्चन आंसर सही करिए है, ये अपने लिए काफ़ी है। तो आप इनको धाराओं को 2-3 बार पढ़ना, आपको इजी वे में याद हो जाएगी, माइंड में सेट हो जाएगी। तो 68 में क्या है, अरे तेरी भट्टी बंद कर, क्या याद रखना आपको, अरे तेरी भट्टी बंद कर। तो अब आगे की धारा है धारा 269। तो 69 बोलते हैं इसको वैसे। तो बाजारों, वेधशालाओं और कुछ कारोबार के लिए अनुज्ञप्ति देना। तो नगर पालिका बाजार के लिए, वेधशालाओं के लिए और कुछ कारोबार के लिए जो है अनुज्ञप्ति देती है, आज्ञा देती है। तो आप इसको ऐसे याद रख लेना 69 में, कि उनके हित के लिए उनको अनुमति दो आगे लगी रहा है इसमें, 269 है, तो दो कि उन्हें उनके हित के लिए अनुमति दो। 69 में आ रहा है ना, उनके हित के लिए, 69 उसको डिवाइड करेंगे तो उनके हित के लिए उनको क्या करो, बाजार खोलने की, वेधशाला खोलने की, कारोबार करने की अनुमति दो। तो ये नगर पालिका देती है। अब धारा 270 बाजारों और वेधशालाओं का खोला जाना, बंद किया जाना और किराए पर दिया जाना। तो अभी तो खुलवाया था, अब जो है बंद करना, किराए पर देना, ये भी जो है नगर पालिका का ही है। तो आप 70 में से याद रखना, सत्ता वर्ड आ रहा है ना, 70 में सत्ता वर्ड, तो सत्ता है जिसके पास वही अनुमति देंगे बाजारों को खोलने की, बंद करने की और किराए पर देने की। बाजार कितने बड़े होते हैं दोस्तों, एक व्यक्ति का तो राज होता नहीं है बाजार पे कि वो जो सबकी दुकानें खुलवा दे, सबकी बंद करवा दे। तो कौन खुलवाएगी, नगर पालिका ही खुलवाएगी। तो जिसके पास सत्ता होगी वही खुलवाएगा, तो जिसके पास सत्ता है वही बाजारों को खुलवाएगा, बंद करवाएगा। तो आप ऐसे याद रख लेना। अब है धारा 271। धारा 271 है नगर पालिका सीमाओं के बाहर वेधशाला आदि। अब 71 में क्या करना है, नगर पालिका को सीमाओं के बाहर भी वेधशालाएं खोलनी है। तो इसको ऐसे याद रख लेना, 71 में आ रहा है ना, इक आ रहा है ना वर्ड, इक उनके हित के लिए बाहर भी खोलेंगे। 71 में हित आ रहा है, तो एक उनके हित के लिए बाहर भी खोलेंगे, नगर सीमाओं के बाहर के लिए भी खोलेंगे हम वेधशालाएं। तो 71 में एक और हित के लिए, उनके हित के लिए एक वेधशाला बाहर भी खोलेंगे, ऐसे आप याद रख लेना। अब धारा 272 नई वेधशालाओं का खोला जाना। तो 72 वेधशालाओं को खोलना है, नई वेधशालाओं को खोलना है। क्या करना है, 72 वेधशालाओं को खोलना है, नई वेधशालाओं को खोलना है। अब है धारा 273 वे शक्तियां जिनका खतरनाक रोगों को रोकने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। पहले तो दोस्तों अब 269 से लेकर और 272 तक हमने जो है ये वेधशालाओं बाजारों के बारे में पढ़ा था। तो 69 में तो क्या है, उनके हित के लिए अनुमति देनी थी, 69 में उनके हित के लिए अनुमति देनी थी। 70 में सत्ता आ रही है, तो भाई खोलने का और किराए पर देने का सब अधिकार किसके पास है, नगर पालिकाओं के पास है। और 71 में क्या याद रखना था कि एक उनके हित के लिए हम 12वीं वेधशाला खोलेंगे, तो एक उनके हित के लिए 12वीं वेधशाला खोलनी थी। अब धारा 273 तो बाहर भी खोलनी थी। फिर 72 में क्या आया था कि 72 में आया था कि 72 वेधशालाएं खोलनी, नई वेधशालाएं खोलनी। तो इस प्रकार से 4 जो है ये बाजारों वेधशालाओं के बारे में ही है ये धाराएं, तो इनको एक साथ आप याद रख लेना। अब धारा 273 वे शक्तियां जिनका खतरनाक रोगों को रोकने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। तो इसको ऐसे याद रख लेना दोस्तों। 73 में कि तेरे पास शक्तियां हैं, तेरे हित के लिए शक्तियां है, नगर पालिका के पास तेरे हित के लिए शक्तियां हैं ताकि खतरनाक जो रोग फैल रहे हैं उनको रोका जा सके। तो क्या है 73 में, तेरे हित के लिए शक्तियां हैं ताकि खतरनाक रोगों को फैलने से रोका जा सके। तो दोस्तों कोरोना के टाइम क्या था कि ऐसा था ना भाई, कोरोना के टाइम राज्य सरकार ने ये या केंद्र सरकार ने ये कहा था घरों से बाहर मत निकलो,
है ना, घरों से बाहर निकलोगे, ज़्यादा आप मिलोगे करोगे तो ये संक्रामक रोग ये फैलेगा। तो इस प्रकार से कुछ संक्रामक रोग होते हैं, तो उसके ऊपर ही जो है शक्तियाँ मिली हुई नगर पालिका को कि अगर संक्रामक रोग फैलने की कोई चांसेस हो तो आप जो है अपनी शक्तियाँ यूज कर सकते हो ऐसे खतरनाक रोगों को रोकने के लिए। तो 73 को आप ऐसे याद रखना, तेरे हित के लिए भाई हमारे पास शक्तियाँ, तेरे हित के लिए हमारे पास शक्तियाँ। जैसे कोरोना में किसी को बाहर नहीं निकलने दिया गया था, तो ये एक प्रकार की शक्ति थी, भाई किसी को बाहर नहीं निकलने दिया गया था। क्यों नहीं निकलने दिया था? ताकि लोगों का हित था। तो तेरे हित के लिए क्या करना है, हमारे पास शक्तियाँ हैं, खतरनाक रोगों को रोकने के लिए शक्तियाँ है तेरे हित के लिए। अब है धारा 274, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अति भीड़ वाले क्षेत्रों के संबंध में विशेष शक्तियाँ जो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की जा सकेगी। तो 74 में 274 में क्या याद रखना है, 74 में ऐसे याद रखना है दोस्तों, 74 में चौ वर्ड आ रहा है तो चारों तरफ भीड़ ही भीड़, चारों तरफ क्या है, भीड़ ही भीड़ है। तो राज्य सरकार जो अति भीड़ वाले क्षेत्र है उनके संबंध में विशेष शक्तियां हैं और राज्य सरकार जो है प्रदत्त करेगी वो शक्तियां, राज्य सरकार के पास विशेष शक्तियां है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, चारों तरफ भीड़ भाड़ है तो राज्य सरकार क्या करेगी, अपनी शक्ति का यूज करेगी कि जिससे भीड़ भाड़ थोड़ी कम हो। अब धारा 275 शव गाड़ना और कब्रिस्तान। तो 75 को ऐसे याद रख लेना, 75 में दोस्तों ये 2 7 5, 75 में हम देखते हैं ना 2 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। तो इसको ऐसे याद रख लेना 2 7 5 कि 2 5 लोग कब साथ जाते हैं, 2 5 लोग कब साथ जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है कहाँ तक साथ जाते हैं, कब्रिस्तान तक जाते हैं। तो 2 5 लोग साथ जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं, कब्रिस्तान तक जाते हैं। तो 2 5 लोग कहाँ जाते हैं, कब्रिस्तान तक जाते हैं। 2 5 लोग साथ कब जाते हैं, कब्रिस्तान तक जाते हैं। तो आप ऐसे याद रखना 2 7 5 में क्या है, शव गाड़ना कब्रिस्तान के बारे में है। अब ये धारा 276 कब्रिस्तानों और शमशानों के संबंध में शक्ति। अब इसको भी हम डिवाइड करें तो 2 7 6, तो वो इतना कोई भारी आदमी होता है ना दोस्तों, तो उसके लिए ज़्यादा आदमियों की जरूरत पड़ती है। तो अब क्या है 2 7 6, तो 2 और 6 लोगों की आवश्यकता हो रही है ना। अब 2 जा रहे हैं, 7 भी जा रहे हैं, 2 7 लोग साथ में जा रहे हैं और 6 भी जा रहे हैं। तो 2 7 6 लोग साथ में जा रहे हैं और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, कोई भारी आदमी है उसको उठाने के लिए। तो 6 लोग हो गए अब, है ना, 6 लोग हो गए। पहले तो 2 7 5 जा रहे थे, है ना, 2 5 लोग साथ जा रहे थे, अब 2 6 लोग जा रहे हैं, एक जना बढ़ गया ना। इसका मतलब क्या है, वो आदमी ज़्यादा भारी है, ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ रही है। तो कब्रिस्तान और शमशानों के संबंध में शक्ति है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ रही है। तो शक्ति के बारे में कहाँ है, 276 में है, 2 7 6 में है। तो ये दोनों धाराओं को आप एक साथ याद रखना है। 2 7 5 यानी 2 5 लोग कहाँ तक जा रहे हैं, कब्रिस्तान तक जा रहे हैं। फिर 2 से 6 हो गए लोग, इट मीन्स ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ रही है, ज़्यादा भारी इंसान हो, ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ रही है। तो कब्रिस्तान और शमशानों के संबंध में शक्ति किसमें, 2 7 6 में। अब है धारा 277, धारा 277 में है शवों को ले जाने का विनियमन। तो शवों को किस प्रकार से ले जाया जाएगा, जैसे नगर पालिका ऐसे प्रबंध करेगी कि भाई जो ज़्यादा भीड़ भाड़ है वहाँ ट्रैफिक नहीं हो, तो कोई अलग रास्ता निकाल देगी, साफ सुथरा रास्ता निकाल देगी, भाई साफ सुथरे रास्ते से आप जाओ, और जो है शवों को ले जाने की व्यवस्था कर देगी साफ सुथरे रास्ते से। तो आप ऐसे याद रख लेना दोस्तों 77 में ऐसे याद रख लेना साफ रास्ता, 77 से साफ रास्ता। तो साफ रास्ते से ले जाओ शवों को, कहाँ से लेके जाना है, साफ रास्ते से। तो इस प्रकार से धारा 75 76 77 ये तीनों ही कब्रिस्तान शवों से रिलेटेड है। अब है धारा 278 शमशान भूमियों पर ईंधन की दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति देने की शक्ति। तो 78 में ऐसे याद रख लेना, 78 में ना नगर पालिका कह रही है 8 से ही लेना है, कोई भी सामान लेना है तो 8 से ही लेना है, इसी दुकान से लेना है। तो दुकानों की व्यवस्था कर दी शमशान भूमियों के आसपास कि जो भी तुम्हें सामान चाहिए तो 8 से ही लेना है, 8 से ही लेना है। तो 8 से ही 78। तो अब धारा 275 से लेकर 278 तक यही है शमशान भूमियों कब्रिस्तानों के बारे में। अब धारा 79 फिर शवों को दफन करवाने या जलवाने की शक्ति। अब कुछ एक ऐसे होते हैं ना दोस्तों, जैसे कोई बेगर्स होते हैं तो उनके अगर शव हो तो उनके लिए नगर पालिका ही व्यवस्था करती है, जिनकी फैमिलीज वगैरह नहीं होती है तो उनके शवों को जलाने दफनाने की व्यवस्था किसके द्वारा, नगर पालिकाओं के द्वारा की जाती है। तो इसको ऐसे याद रख लेना 79 में उन्हें ऐसे दफन करना है या ऐसे जलाना है, जिनके परिवार नहीं है 79 में जलाना है, दफन करना है। 79 को डिवाइड करेंगे तो उन्हें ऐसे 79 में उन्हें ऐसे दफन करना है या जलवाना है। तो ये शक्ति है नगर पालिका के पास।
तो अब धारा 275 से लेकर 279 तक तो यही है कब्रिस्तान और शवों के बारे में। अब धारा 280 में है नगर पालिका क्षेत्र में मृत पशुओं के शवों को हटाया जाना। तो 80 में क्या है, मृत पशुओं के शवों को हटाया जाना। तो इसको 80 को ऐसे याद रख लेना कि ऐसा करो कि इन मृत पशुओं को हटाओ। 80 से ऐसा करो कि इन मृत पशुओं को हटाओ, मृत पशुओं के शवों को लेके जाओ। इसकी व्यवस्था भी नगर पालिका के द्वारा ही की जाती है, मृत पशुओं को हटाने की व्यवस्था। तो ऐसा करो, इन मृत पशुओं को भी हटाओ। तो धारा 275 से लेकर 280 तक हो गई इन्हीं के बारे में, कब्रिस्तान शवों को हटाने करने के बारे में। तो अब इनको धारा 275 से 80 तक आप 5 धाराएं एक साथ याद रखना। 6 धाराएं हैं ये टोटल, इनको एक साथ याद रखनी है। अब ये धारा 281 में कतिपय प्रकार से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए शास्ति। यानी दोस्तों कुछ संक्रामक रोग होते हैं तो उनमें व्यक्तियों के लिए पाबंदी होती है कि वो या तो घर से बाहर नहीं निकले या खाने पीने की वस्तुओं पर जो वो छुए नहीं, ताकि दूसरों पर ये रोग फैले नहीं। तो अगर वो इस चीज़ का उल्लंघन करता है, वो व्यक्ति बाहर जाता है, लोगों से हाथ मिलाता है, या जो सार्वजनिक यूज की चीज़ें हैं उनमें वो ऐसे कुछ गंदगी डाल देता हो, या फिर जानबूझकर वो फलों को इनको हाथ लगाता हो, तो उनके लिए जुर्माना है फिर। तो इसलिए 281 में क्या है कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि संक्रामक रोग से पीड़ित है, अगर वो जो नियम बनाए गए उनका उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए जुर्माना है। तो इसको ऐसे याद रख लेना। 81 में एक ये ही ऐसा है, 81 में एक ये ही ऐसा है, बाकी सब ठीक है। एक ये ही ऐसा है जो संक्रामक रोग से पीड़ित है। तो 81 में एक ये ही ऐसा है जो संक्रामक रोग से पीड़ित है, तो आप याद रख सकते हो। अब धारा 282 अतिथि व्यवस्थाओं का विनियमन। तो इसमें क्या है, 282 में अतिथि व्यवस्थाओं का विनियमन। ये अतिथि नहीं है दोस्तों, ये है धारा 282 में, गलत थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ये है कतिपय व्यवसायों का नियमन, यानी कुछ व्यवसाय जो होते हैं उनका नियमन। 82 में क्या है, कुछ व्यवसायों का नियमन, व्यवस्थाओं को आप व्यवसाय कर लेना, कतिपय व्यवसायों का नियमन। तो इसको ऐसे याद रख लेना, व्यवसाय को विनियमन करना है, यानी कुछ व्यवसाय होते हैं जैसे मांस से रिलेटेड हुए, रक्त, हड्डियों, जानवरों की आंतों या चित्रों को उबालने या संग्रहण करने, मछलियों को छांटने, साफ करने या संग्रहण करने के लिए, खालों, सींगों, चमड़ों का संग्रहण करने के लिए, चमड़ों का शोधन करने के लिए, रंगाई के लिए, साबुन बनाने के लिए, और ईंटों, मिट्टी के बर्तन आदि के लिए। तो इस प्रकार के जो अस्वास्थ्यकर काम हैं, जो कि गंध फैलाते हैं या कालिक मचाते हैं, सब जगह आग लगने का जिनसे जोखिम हो, तो उनके प्रकार, उनकी व्यवस्था किस प्रकार से करनी है, उनको किस प्रकार से नियम बनाने हैं, और अगर वो ऐसा उल्लंघन कर रहे हैं तो उनके लिए जुर्माना क्या होगा। तो ये इस धारा में बताया गया है कि आप जो भी कार्य करो उससे दूसरों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, दूसरों की जो है मनोस्थिति खराब नहीं होनी चाहिए उसके लिए। कई बार होता है ना दोस्तों, ये जो भी है काम करते हैं, जैसे कोई रंगाई छपाई का काम करता है तो वो पानी फैला रहा हो, सब जगह रंग ही रंग कर दिया हो, या कोई ऐसे मांस मच्छी का काम करता हो तो वो खुले में रख रहा हो जिससे दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो। बच्चों को भी होती है परेशानी, ये सब देखा नहीं सकते बच्चों को भी। तो कोई मछलियों को काट रहा छाट रहा हो, सबके सामने खुले में कर रहा हो तो ये भी गलत है। कोई चमड़े का काम कर रहा हो तो वो सब जगह गंद फैला रहा हो, खुले में कर रहा हो, तो वो भी सब चीज़ें गलत है। तो इनके लिए क्या है, जुर्माने की व्यवस्था है अगर इसका उल्लंघन करते हैं। तो आप ऐसे याद रखना, कुछ व्यवसायों के लिए जो है विनियमन है। तो 82 में क्या है, कुछ व्यवसायों के लिए ये विनियमन है। तो इसमें है 282। तो ऐसे याद रख लेना कि 282 में 2 हाथ हो गए लोग, 2 हाथ हो गए भाई, ये इस प्रकार के व्यवसाय चलते हैं तो उससे 2 हाथ हो गए लोग। तो इसमें व्यवस्था करनी है कि ताकि 2 हाथ नहीं हो, लोग 2 हाथ करना है, यानी आपस में भिड़ जाते हैं ना लोग, तो 2 हाथ नहीं हो, इसके लिए व्यवस्था करनी है। तो व्यवस्था करनी है, इसमें व्यवसाय है ना, कुछ व्यवसायों का विनियमन करना है, तो ऐसे आप याद रख लेना। अब धारा 283 मजदूरों को बुलाने या उनकी छुट्टी करने के लिए सायरन का उपयोग। 83 में क्या करना है, तय करना है कि हमें सायरन ही बजाना है, तय करना है कि हमें सायरन ही बजाना है। अब धारा 284 व्यष्टि को संबंधित नोटिसों आदि की तामील, यानी किसी को नोटिस देते हैं तो वो उसकी तामील करे,
वो हाजिर हो बुलाते ही, तो इसकी व्यवस्था है धारा 284 में। तो 84 को ऐसे याद रखना, 84 तो नोटिस दो ताकि वो हाजिर होवे। तो पता ही होता है पुलिस वालों को तो कौन चोरी करने वाले लोग कौन है, तो इस प्रकार से 84 तो उनको पहले से ही नोटिस दे दो ताकि वो थाने में हाजिर हो। तो 84 में क्या है, पहले से ही नोटिस दे दो उनको ताकि वो तामील करें, है ना। नोटिस देते ही वो पधारे तामील करें, इसलिए पहले से ही नोटिस दे दो। अब धारा 285, धारा 285 में है वेस्टी नोटिस की अवज्ञा। अब अगर वो नोटिस की अवज्ञा करता है तो उसके लिए क्या है, इसमें क्या जुर्माना है, वो धारा 285 हमें बताती है। तो 85 से ऐसे याद रख लेना, पचे आया, 85 से पचे आया, पचे यानी बाद में आया। अब हमें पहले बुलाया उसको और फिर उसने आनाकानी की आने में और पचे आया, तो नोटिस की अवज्ञा की उसने, पचे आया नोटिस की अवज्ञा की। ये किसमें, 85 में है, 85 में पचे आया नोटिस की अवज्ञा की। अब धारा 286 सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा। अब जब जनता को हम कह रहे हैं कि भाई तुम्हें घर में रहना है, कोरोना टाइम में ऐसा हुआ था ना, सार्वजनिक नोटिस निकाले थे, जनता को कहा गया था आप घरों में ही रहो अपने, ताकि आप जो है सुरक्षित रहो, एक दूसरे से संपर्क मत करो ताकि रोग नहीं फैले। ये तो इस प्रकार से सार्वजनिक नोटिस निकालते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको ऐसे याद रखना, 286 में लोग जो है कोरोना टाइम में छक्के छुड़ाए थे, सब लोगों के छक्के छुड़ाए थे ना, मोरिया बुलाए थे। तो आप ऐसे याद रख लेना, लोग 2-2 हाथ नहीं हो, 2-2 हाथ नहीं हो, 8 से 2-2 हाथ नहीं हो, उनके छक्के नहीं छुड़े, इसलिए आप सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा करते हो तो आपके छक्के छुड़ेंगे। सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा करते हो तो क्या छुड़ेंगे, आपके छक्के छुड़ेंगे, मोरिया बोलेंगे आपके। तो आप ऐसे याद रख लेना इसको। और दोस्तों अभी हमने पढ़े थे कुछ एक धारा है, जैसे 84 से लेके 85 में भी नोटिस के बारे में है और 86 में भी नोटिस के बारे में है। तो 3 धाराएं नोटिस के बारे में। अब धारा 287 स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रम करने पर नगर पालिका किसी कार्य को निष्पादित कर सकेगी और उसका व्यय वसूल कर सकेगी। कि अगर कोई कार्य है, अगर वो स्वामी नहीं कर रहा हो, अधिभोगी नहीं कर रहा हो, तो नगर पालिका खुद करवा देगी और उसका व्यय वसूल लेगी। ये धारा 87 है। तो 87 से ऐसे याद रख लेंगे, सताना नहीं है, खुद ही काम करवा दो और उनसे बाद में व्यय वसूल कर लो। सताना नहीं है, 87 में सताना नहीं है, और खुद भी काम करा दो, नगर पालिका खुद ही काम करा देगी और उनसे व्यय वसूल लेगी। अब धारा 288, धारा 288 में स्वामी द्वारा व्यतिक्रम किए जाने पर अधिभोगी संकल्प निष्पादित कर सकेगा और किराए में से व्यय काट सकेगा। अब कोई दोस्तों पुराना सा मकान हो जिसमें मरम्मत की जरूरत हो, तो जो किराए पर रह रहा है, अधिभोगी किसको, जो किराए पर रह रहा है उसको कहते हैं, तो वो नया काम करवा सकता है और अपने किराए में से जो भी उसका खर्चा आया था वो काट के अपना बाकी किराया स्वामी को दे देगा, तो वो भी खुद से भी काम करवा सकता है। तो 8-8 से आप ऐसे याद रखना, ठाट बाट जो किराए पर रहते हैं ना, उसके ठाट बाट है वही काम करवाएगा और वो किराया कम दे देगा। किराए पर रहने वालों के ठाट बाट है, 8-8 से आप याद रखना, ठाट बाट है और वो काम करवा लेगा, नया काम करवा लेगा, किराए को काट के दे देगा, किराया कम दे देगा और क्या है ना, और ठाट बाट होते हैं किराए वालों के। अब धारा 289, तो धारा 289 भी बोलते हैं इसको, तो धारा 89, तो 90 से आप याद रख लेना, 90 से 90 काम करवाना। तो कोई 90 काम करवाने का विरोध करता है, तो कोई जो किराएदार है वो अगर 90 काम करवाने का विरोध करता है तो उस पर कार्यवाही है। 90 काम कराने का विरोध करता है तो उस पर क्या है, कार्यवाही है। नो वो आ रहा है ना, तो नो करता है, वो 90 काम करवाने के लिए नो करता है, तो उस पर क्या है, कार्यवाही कर सकते हैं अधिभोगी यानी किराएदार। तो ये 8 जिसके ठाट बाट किसके थे, 8-8 से ठाट बाट किसके थे, किराए वाले के थे, तो वो नया काम करवा लेगा और किराया काट के दे देगा। और फिर उसने नो किया, 8 में के बाद नो आ गया, तो उसने अगर नो किया तो उस पर कार्यवाही हो जाएगी, है ना। 90 काम के लिए नो किया तो उस पर कार्यवाही हो जाएगी। अब धारा 290 नगर पालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में बाधा डालने के लिए शास्ति। अगर कोई व्यक्ति बाधा डालता है 90 काम में, कोई 90 में कोई 90 काम में बाधा डालता है तो जुर्माना है। 90 काम में बाधा डालने पर क्या है, जुर्माना है। अब धारा 291 अधिनियम नियमों और विधियों के भंग के लिए शास्ति जो अन्यथा उपबंधित नहीं है। तो 291 में आपको क्या याद रखना था, जो नियम बनाए जा रहे हैं, अधिनियम बनाए जा रहे हैं, उप विधियां है, अगर उसको कोई भंग करता है तो उसके लिए जो है शास्ति है, जुर्माना है। तो 91 में आप ऐसे याद रख लेना दोस्तों। इसमें है 2, 9 और 1,
तो 2, 9, 1 को आप ऐसे याद रख लेना, दोनों एक जैसे हो रहे हैं इसलिए जुर्माना लगाओ, दोनों एक जैसे हो रहे हैं इसलिए जुर्माना लगाओ। कई बार लोग लड़ पड़ते हैं ना आपस में, तो अपन क्या कहते हैं, भाई ये तो दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही इतनी बुरी तरह से लड़ रहे हैं, तो इन दोनों पे जुर्माना लगा दो। तो दोनों एक जैसे हैं इसलिए दोनों पे क्या करना है, जुर्माना लगाना है, क्योंकि इन्होंने नियम भंग किए, अधिनियम भंग किए, नियम भंग किए, अधिनियम भंग किए, इसलिए इन दोनों पे जुर्माना लगा दो, दोनों पे ही जुर्माना लगाओ क्योंकि दोनों एक जैसे हो रहे हैं। अब 292, तो 92 में है अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रवेश। तो 92 में क्या है, अधिनियम के जो प्रयोजन है उसके लिए प्रवेश। तो दोस्तों अब जब नगर पालिका जुर्माना वसूलने के लिए जाएगी, जो जुर्माना टाइम से जमा नहीं करवाता है तो उनके घरों में जाएगी नगर पालिका जुर्माना वसूलने के लिए। तो इसको ऐसे याद रखना, 92 में बाहर शब्द आ रहा है ना, 92, तो बाहर से अनुमति लेगी अंदर आने के लिए, अंदर जाने के लिए बाहर से अनुमति लेनी, प्रवेश आ रहा है ना इसमें, तो बाहर से अनुमति लेगी अंदर जाने के लिए। आप ऐसे याद रख लेना, अंदर जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए बाहर से अनुमति लेगी 92, बाहर से अनुमति लेगी 92। अब धारा 293 निवारक निरीक्षण। 293 में क्या है, निवारक निरीक्षण। तो 93 से ऐसे याद रखना, तेरे आने से आए बाहर, तेरे जाने से जाए बाहर। तो आने से आए बाहर यानी निरीक्षण करने के लिए आ रहा है कोई, आने से आए बाहर निरीक्षण करने के लिए आ रहा है, तो निवारक निरीक्षण किस में है, 93 में, तेरे आने से आए बाहर, तेरे आने से आए निरीक्षण, ऐसे याद रख लेना। अब धारा 294 प्रवेश करने की शक्ति। तो 94 में है प्रवेश करने की शक्ति। अगर कोई यदि ऐसा प्रवेश है या किसी में जाना, खोला जाना आवश्यक हो, अगर कोई गेट बंद हो उसको खोला जाना आवश्यक हो, और कोई अधिभोगी अनुपस्थित है या उपस्थित है, ऐसे फाटक दरवाजा उसने लगा रखा है कि जो अवरोध हो रहा है खुलने में, तो उसको खुलवाना करना, इसकी सबकी शक्ति नगर पालिका के पास है, तो प्रवेश करने की शक्ति है। तो 94 को ऐसे याद रख लेना आप। इसमें है 294, 294, 294 एंट्री, आप ऐसे याद रखना, 294 एंट्री, ये ना 2 ना 4 एंट्री, 2 ना 4 एंट्री यानी 2 ना 4 को एंट्री। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, एंट्री की बात, प्रवेश करने की बात कही गई है, दोनों एंट्री में, 2 ना 4 एंट्री में की हुई है। और एक किसमें की गई थी, बाहर से अंदर आने के लिए अपन ने प्रवेश मांगा था, तो 92 में, बाहर से अंदर जाने के लिए प्रवेश मांगा था 92 में। तो ऐसे याद रख सकते हो। अब धारा 295 कतिपय मामलों में प्रतिकर का अवधारण। तो कुछ मामलों में जो है कर वसूलने के बारे में इसका अवधारणा की बारे की बात की गई है। तो 95 में आप ऐसे याद रखना, पिच पिच मत करो, प्रतिकर तो देना ही होगा, पिच पिच मत करो, प्रतिकर तो देना ही होगा। तो अपना कीवर्ड क्या है, प्रतिकर है, तो पिच पिच मत करो, प्रतिकर तो आपको देना ही पड़ेगा। अब है धारा 296 खर्चे या व्यय कैसे अवधारित और वसूल किए जाएंगे। तो 96 में 296 आ रहा है ना, तो इसको ऐसे याद रख लेना, दोनों से ही वसूल करना है, दोनों से क्या करना है, वसूल करना है, दोनों से वसूल करना है, खर्चे और वे दोनों से वसूल करने 6, वसूल करने 6, दोनों से ही खर्चे वसूल करने 6। अब है धारा 297 राज्य नगर पालिका संघ का गठन और उसके कर्तव्य। तो इसको ऐसे याद रख लेना, 297, तो दोनों साथ ठनाठनी मत करो और काम करो, दोनों साथ क्या करना, ठनाठनी मत करो और काम करो। तो नगर पालिका संघ का गठन और उसके कामों के बारे में किसमें, 297 में, दोनों साथ साथ ठनाठनी मत करो, काम करो, ठनाठनी से गठन और काम से कृत्य। तो नगर पालिका संघ का गठन और कृत्य किसमें, दोनों साथ में है। अब है 298, तो इसमें भी ऐसे याद रखना, दोनों हाथ नगर पालिका अभियोजित कर सकेगी, यानी जुर्माना लगा सकती है नगर पालिका, अभियोग लगा सकती है। तो इसी प्रकार से ये अभियोग के बारे में है धारा 298, यानी उन पे क्या है, कार्रवाई की जाएगी। तो दोनों हाथ आगे करो, 8 से आप हाथ याद रख लेना, दोनों हाथ आगे करो और अभियोग चलाएगी, जो है नगर पालिका अभियोग चलाएगी, आप पे जुर्माना लगाएगी, दोनों हाथ आगे करो, आप पे जुर्माना लगाया जाएगा, अभियोग चलाया जाएगा, आप इसे याद रख सकते हो। अब है धारा 299, तो अब इसमें आ रहा है 9, पीछे 9 आ रहा है, तो दोनों पे 9 नहीं चलाना है, यानी अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियाँ क्या है, समझौता भी कर सकते हैं। तो 2 9 नहीं चलाना है, समझौता कर लो, नहीं चलाना है, अब अपराधों के अभियोजन के संबंध में समझौता कर लो। अब है धारा 300 को आप ऐसे याद रख सकते हो दोस्तों कि नगर पालिका की संपत्ति के नुकसान की पूर्ति कैसे की जाए। तो इसको ऐसे याद रखना 300 में कि
तीनों को हीरो बन रहे थे, तीनों हीरो बन रहे थे, इनसे जीरो वसूलो। किसी भी संख्या के आगे जीरो लग जाता है तो बड़ी संख्या हो जाती है ना, 5 जीरो लगा तो 1 के आगे तो 1 लाख हो जाते हैं। तो तीनों हीरो बन रहे थे ना, अब इनसे जीरो वसूलो। जीरो यानी पैसे वसूलने इनसे। तो नगर पालिका की संपत्ति के नुकसान की पूर्ति कैसे की जाए, ये तीनों हीरो बन रहे थे, उनसे जीरो वसूलना था, उसमें बताया गया है। तो 300 में बताया गया है, ये आप याद रख सकते हो। नुकसान की भरपाई कैसे करनी है, तीनों हीरो बन रहे थे, उनसे जीरो वसूलना है, तो नुकसान की भरपाई करनी है। अब है धारा 301। 301 में है कतिपय अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना। यानी कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो जमानती भी है और संज्ञेय भी है, यानी माफ़ किया जा सकता है जिनको, तो उसके बारे में। तो 301 में आप ऐसे याद रख लेना, 301 है ना, तो इसमें याद रख लेना तीनों को एक एक छोड़ दो, एक एक बार और छोड़ दो इनको। एक लगा हुआ है लास्ट में, तीन आगे है और एक लास्ट में लगा हुआ है, तो तीनों को एक एक बार छोड़ दो, तीनों को एक एक बार छोड़ दो। तो क्या है, तीनों को एक एक बार छोड़ दो, जमानत दे दो, तीनों को एक एक बार छोड़ दो, जमानत दे दो। ये किसमें है, तीनों को एक एक बार छोड़ना, तो 301 में है। वे तीनों को एक एक बार छोड़ दो, जमानत दे दो। अब है धारा 302। प्रक्रिया त्रुटि युक्त होते हुए भी कर स्तंभ विधिपूर्ण होगा। यानी आप दोस्तों ऐसे नहीं कह सकते हो मिसप्रिंट आ गया है तो ये मेरे ऊपर नहीं लगा है जुर्माना, या ज़्यादा किसी पे लग गया है तो जो करेक्ट राशि है वही ली जाएगी, ज़्यादा नहीं ली जाएगी। तो जो भी करेक्ट कर है वही लिया जाएगा। अगर प्रक्रिया त्रुटि युक्त है फिर भी विधिपूर्ण काम होगा, यानी जो भी आप पे अगर ज़्यादा जुर्माना लगा हुआ है तो उसको कम करवाएंगे, मतलब जो एग्जैक्ट जुर्माना वही आपसे वसूल किया जाएगा। या कम है तो भी आप ऐसे नहीं कह सकते हो भाई इसमें मिस प्रिंट में कम आया तो मैं कम ही दूंगा, जो एग्जैक्ट आप पे जुर्माना लगा है वही आपको देना पड़ेगा। तो 302 में आप ऐसे याद रख लेना। तो तीन से तन से आप ऐसे याद रखना, सीना तान के कर दो, सीना तान के क्या दो, कर दो, दो लगा हुआ है बाद में, तो सीना तान के कर देना है। यानी कोई आपको जो है तनातनी नहीं करनी, सीना तान के कर देना है, जो विधिपूर्ण होगा वही आपसे लिया जाएगा। अब ये धारा 303 वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया। तो वाद के द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया, यानी जो भी वसूली जाने वाली प्रक्रिया है वो अगर विफल रह जाती है तो उस पे जो दायी है उसका वाद नगर पालिका में ले जाया जा सकता है। यानी वाद द्वारा उससे है वसूल की जाएगी वो राशि। अनुकल्पी प्रक्रिया ने वाद के द्वारा जो है वो प्रक्रिया की जाएगी, यानी नगर पालिका में भी लेके जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है जानबूझकर नहीं दे रहा है जुर्माना जो पैसा है तो उसका जो है हम दाखिल कर सकते हैं वाद भी। तो ये धारा 303 में है। तो आप इसको ऐसे याद रख लेना, तीनों को भी अंदर कर देंगे, तीनों से वाद विवाद नहीं करेंगे, तीनों को अंदर कर देंगे, तीनों से क्या करेंगे, वाद विवाद नहीं करेंगे। तो आप ऐसे याद रख लेना, तीनों से वाद विवाद नहीं करना। तो 303 में क्या है, वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया के बारे में है। अब धारा 304 नगर पालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद। तो नगर पालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद जो है ये नहीं लाया जा सकता है। इसमें धारा ये कहती है कि ये इस तरीके का वाद जो है नहीं ला जा सकता है। तो नगर पालिका इसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद, तो ये धारा 304 में इसको ऐसे याद रख लेना, तीनों चलो वाद दाखिल करते हैं, तीनों चलो वाद दाखिल करते हैं, 4 से चलो, तीनों चलो, 3 आगे लगा हुआ है, तीनों चलो वाद दाखिल करते हैं। तो नगर पालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद किसमें है, तीनों चलो क्या करते हैं, वाद दाखिल करते हैं नगर पालिका के विरुद्ध, अधिकारियों के विरुद्ध, तीनों चलो वाद दाखिल करते हैं। अब है धारा 305 कुछ मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का मंजूर नहीं किया जाना। कि सिविल न्यायालय अगर कुछ मामलों में निषेधाज्ञा करती है तो उसको आप जो है मंजूर नहीं करेंगे। यानी कुछ चुनावी मामलों में जो इंटरफेयर नहीं कर सकती नगर पालिका, कुछ एक मामले ऐसे होते हैं तो उन पे जो है नगर पालिका का निषेध है। तो आप ऐसे याद रख लेना इसको कि 3-5 नहीं कर सकती नगर पालिका, 3 और 5 दोनों आ रहे हैं ना, 3-5 नहीं कर सकती नगर पालिका, जो है इंटरफेयर नहीं कर सकती है नगर पालिका के मामलों में। न्यायालय जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता, 3-5 नहीं कर सकता है न्यायालय, नगर पालिका के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो जो भी वो निषेधाज्ञा करता है या निषेध करता है तो उसको मंजूर नहीं किया जाएगा नगर पालिका के द्वारा। अब धारा 306 समझौता करने की शक्ति। तो इसको ऐसे याद रख लेना आप, तीनों चलो है ना, तीनों चलो, ज़्यादा छिक छिक मत करो, ज़्यादा छिक छिक मत करो, तीनों चलो समझौता कर लो, ज़्यादा छिक छिक मत करो, तीनों चलो समझौता कर लो। 6 से आप याद रख लेना, छिक छिक मत करो, छिक छिक और समझौता कर लो। अब धारा 307 नगर पालिका अभिलेखों का साबित करने की रीति। तो नगर पालिका अभिलेखों को क्या करना है, साबित करना है।
इसकी रीति है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे। 7 से याद रख लेंगे। हमें कीवर्ड चाहिए एक साबित, तो 7 से साबित अभिलेखों को साबित करने की रीति किसमें है? 307 में है। अब है धारा 308, दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नगर पालिका के कर्मचारियों को समन करने पर निर्बंध है। यानी आप समन नहीं जारी कर सकते हो, मतलब इनको दबाव में नहीं ले सकते हो कि आप जो है दस्तावेज प्रस्तुत करो, ये धारा 308 कहती है। तो इसको ऐसे याद रख लेना दोस्तों कि आपका चयन हो गया है, आप ईओ बन गए हो और आपको जो है 30/8 को दस्तावेज लाने के लिए बुलाया। 30/8 आ रहा है ना इसमें, 30/8 को 30 अगस्त को आपको दस्तावेज लाने के लिए बुलाया है। तो दस्तावेज से याद रह जाएगा, दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नगर पालिका कर्मचारियों को समन करने पर निर्बंधन है। अब है धारा 309। 309 में 9 नियुक्ति, 9 से क्या है? नियुक्ति। आप अब दस्तावेज प्रस्तुत कर लिए, आपकी काउंसलिंग हो गई, तो अब क्या सीधी नियुक्ति है। 9 से नियुक्ति याद रख लेना। तो किस किस की नियुक्ति? निदेशक की नियुक्ति, उप निदेशक की नियुक्ति, सहायक निदेशक की नियुक्ति, शक्तियाँ, इसके बारे में अच्छा लग रहा होगा ना दोस्तों सोच के ये कि हाँ हमारे काउंसलिंग हो गई है, 30/8 को हमें दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जाना है और 309 में क्या नियुक्ति भी हो जाएगी, 9 से नियुक्ति हो जाएगी हमारी। तो कितना अच्छा लग रहा है, याद करने में मजा आ रहा है और नियुक्ति भी आपके साथ के साथ हो रही है। तो ऐसे ही अब हम अपन जो है हंसी मजाक में याद कर लेंगे और पता भी नहीं चलेगा हमने सारी धाराएं याद कर ली हैं। तो 309 में क्या है? 8 में 30/8 को तो हम दस्तावेज देने के लिए गए थे। अब 30/9 में क्या है? नियुक्ति है। तो निदेशक, उप निदेशक और सहायक, ये शायद नहीं है, ये सहायक है, सहायक निदेशक की नियुक्ति और शक्तियाँ। अब है धारा 310, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करने की शक्तियाँ। तो इसको ऐसे याद रख लेना कि 310, 10 को कहते हैं ना 10 करते हैं, 10 कहते हैं। तो ऐसे याद रखना, टनाटन बन के निरीक्षण करने के लिए जाना है। टनाटन बन के कहाँ जाना है? निरीक्षण करने के लिए। 10 से टनाटन बन के निरीक्षण करने के लिए जाना है। तो ये शक्तियाँ निरीक्षण और पर्यवेक्षण की टनाटन में है, 10 में है, 10 में यानी 310 में है। अब है धारा 311। 311 है नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति। तो नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करना है। अभी तो टनाटन बन के हमने निरीक्षण किया ही था और अब किसका करना है? 311 में नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करना है। तो 11 से आप ऐसे याद रख लेना, अब गहरा निरीक्षण करना है अपने को। नगर पालिका कार्यालय का निरीक्षण करना है ना, गहरा निरीक्षण करना है। पहले तो हम टनाटन बन के ऐसे निरीक्षण करने के लिए गए थे और अब गहरा निरीक्षण करना है। तो नगर पालिका कार्य का निरीक्षण करने की शक्ति। तो गहरा निरीक्षण किसका करना है? नगर पालिका के कार्यालय का। अब धारा 312, नगर पालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति। तो अब दोस्तों यहाँ से राज्य सरकार की शक्तियाँ शुरू हो जाएगी। वैसे 309 से शुरू है राज्य सरकार की शक्तियाँ। 9 से नियुक्ति दे रही थी ना राज्य सरकार, 9 से नियुक्ति देने से शुरू है, राज्य सरकार की एंट्री हो गई है अब इसमें। अब जो भी शक्तियाँ होगी अब सिर्फ राज्य सरकार की होगी। तो 309 में आपकी नियुक्ति की थी राज्य सरकार ने। तो अब दस्तावेज तो आपने नगर पालिका में प्रस्तुत किए थे ना, 30/8 को दस्तावेज नगर पालिका में प्रस्तुत किए थे और 9 से नियुक्ति अब राज्य सरकार ने आपको दी थी। फिर 10 में टनाटन बन के राज्य सरकार ही आई थी निरीक्षण करने के लिए और 11 में गहरा निरीक्षण भी राज्य सरकार ने किया था और अब 12 में नगर पालिका के आदेश आदि का निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति। अब नगर पालिका के आदेश को कौन निलंबित कर सकता है? राज्य सरकार ही कर सकती है। तो 312 में आप ऐसे याद रख, 12 बजा सकती है राज्य सरकार, 12 बजा सकती है, निलंबित कर सकती है, 12 बजा सकती है, निलंबित कर सकती है। तो निलंबित कीवर्ड हो गया अपना, 12 बजा सकती है, निलंबित कर सकती है। नगर पालिका के जो भी आदेश है उनको निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? नगर पालिका के पास है। अब धारा 313, आपात की दशा में असाधारण शक्तियाँ। तो आपात यानी इमरजेंसी। तो ऐसे याद रख लेना आप कि 13 से तेरी ज़रूरत है भाई, इमरजेंसी में तेरी ज़रूरत है हमें, और तेरी शक्तियाँ बताना, असाधारण शक्तियाँ बताना, तेरी ज़रूरत है हमें इमरजेंसी में। तो आपात की दशा में क्या है? असाधारण शक्तियाँ। अब है धारा 314, आपात समय में नगर पालिका द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकार की अधिपेक्षा का अनुपालन। तो आपात समय में क्या करेगी नगर पालिका? राज्य सरकार के जो भी आदेश है उसकी अनुपालना करेगी। तो 14 में ऐसे याद रख लेना दोस्तों, 14 बोलते हैं ना, 14 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 14। तो 14 से फॉलो मी, राज्य सरकार क्या कह रही है? फॉलो मी। अब जो भी हम दे रहे हैं आदेश उसको फॉलो करो, पालन करो उसका। तो फॉलो मी, आपात के समय क्या करना है? राज्य सरकार के आदेशों का पालना करनी है, फॉलो करना है। तो 14 में फॉलो, 14 में क्या है? फॉलो। अब धारा 315, सार्वजनिक संक्रमों के निष्पादन के लिए अभिकरण। तो सार्वजनिक यानी जो सार्वजनिक स्थान पे हम नए काम करवा रहे हैं उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या अभिकरण है, उसके बारे में बात इसमें की गई है।
तो इसको ऐसे याद रखेंगे हम कि पधारो, 15 से आप ऐसे याद रखना, पधारो निर्माण कार्य देखो। पधारो क्या करना है, निर्माण कार्य देखना है। तो राज्य सरकार को हम क्या करा रहे हैं, निर्माण कार्य दिखा रहे हैं। पधारो निर्माण कार्य देखो राज्य सरकार को, कह रही नगर पालिका। अब है धारा 316, राज्य सरकार द्वारा निष्पादित संकर्मों के संबंध में विशेष उपबंध। तो किस प्रकार से संपादित करवाने हैं नए काम, किस प्रकार का खर्चा करना है, तो इसके बारे में जो है ये राज्य सरकार कहती है। तो राज्य सरकार क्या कहती है, राज्य सरकार द्वारा निष्पादित संकर्मों के संबंध में विशेष उपबंध, किस प्रकार से खर्चा करवाना है। तो आप ऐसे याद रख लेना कि 16 में क्या है, 16 से साल याद रख लेना, इस साल कम खर्चा करना है। राज्य सरकार कह रही है इस साल कम खर्चा करना है, नए कामों में विशेष उपबंध करना है, कम खर्चा करना है। आप इसे याद रख सकते हो। अब धारा 317, नगर पालिका मामलों की सरकार के द्वारा जांच। जांच है दोस्तों, 17 से खतरा, खतरा है आपकी जांच हो सकती है, खतरा है आपकी जांच हो सकती है। तो नगर पालिका के मामलों की जांच किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। खतरा है, जांच हो सकती है, 17 खतरा जांच, ये याद रख लेना कीवर्ड आप। धारा 318, कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अपव्यय को रोकने की सरकार की शक्ति। तो ये है अपव्यय को रोकने की सरकार की शक्ति, कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अपव्यय को रोकने की सरकार की शक्ति। वही है, कम खर्चा करने के लिए बोल रही है राज्य सरकार। तो आप ऐसे याद रखना, 18 आ रहा है ना इसमें, 318 में 18 आ रहा है, तो ऐसे याद रखना 18 साल के हो गए अपने खर्चों को कम करो, 18 साल के हो गए अपने खर्चों को कम करो, खुद कमाओ और खर्चे कम करो, अपने खुद कमाओ। 18 साल के हो गए, खर्चे को कम करना है। तो कर्मचारी वर्ग को के नियोजन में अपव्यय को रोकने की राज्य सरकार की शक्ति है। अब है धारा 319, नगर पालिका द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में व्यतिक्रम करने पर अनुपालना की व्यवस्था करने की राज्य सरकार की शक्ति। तो नगर पालिका द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में व्यतिक्रम करने पर अनुपालना करने की व्यवस्था करने की राज्य सरकार की शक्ति है। तो इस प्रकार से राज्य सरकार सम्यक जांच कर सकती है, समाधान बता सकती है, और जो है पारिश्रमिक जो है वो डिसाइड कर सकती है। तो इस प्रकार की जो बात है इस धारा में कही गई है। तो आप ऐसे याद रख लेना धारा 319 में कि अनुपालना करनी है, तो अनुपालना करनी है, नगर पालिका के कर्तव्य है, उसकी अनुपालना करनी है और उसकी राज्य सरकार की शक्ति है। तो उन्हें 19 में आप ऐसे रख लेना, उन्हें बता दो कि अनुपालना करनी है, उन्हें बता दो अनुपालना करनी है, 19 में उन्हें बता दो अनुपालना करनी है। अब धारा 320 है, नगर पालिका की स्थापना होने तक की शक्तियों का प्रयोग। तो 20 में क्या है कि नगर पालिका की स्थापना होने तक उसकी शक्तियों का प्रयोग। तो ऐसे याद रख लेंगे कि 20 साल तक तो माँ बाप जो है खर्चा चला देते हैं आपका, उनकी शक्तियों का प्रयोग हो जाता है 20 साल तक। तो जब तक आप स्थापित नहीं होते, 20 साल तक जब तक आप स्थापित नहीं होते, जब तक माँ बाप की हम शक्तियों का प्रयोग कर लेते हैं। 320 में क्या, जब तक स्थापना नहीं होती तब तक शक्तियों का प्रयोग कर लो। तो जो भी व्यक्ति है उसको, जो भी नगर पालिका या राज्य सरकार जिस व्यक्ति को वहाँ प्रतिनियुक्त करती है वो जो है शक्तियों का प्रयोग कर लेता है। अब है धारा 321, उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में नगरपालिका निधि है सरकारी देयों का संदाय करने का निर्देश देने की सरकार की शक्ति। यानी जिसके अंडर में नगरपालिका का पूरी निधि है तो उसको ये शक्ति दी हुई है कि आप जो है इस खर्चे को है, आप नगरपालिका को जब जरूरत पड़े आप इस खर्चे को दो। तो 21 में आप ऐसे याद रखना, इससे पैसे दो, 21 में इससे पैसे दो। तो नगरपालिका का जो पैसा जिसके भी व्यक्ति के अंडर में यानी ईओ के अंडर में होता है तो उनको शक्ति है उस पैसे को उठाने की या उस पैसे को नगरपालिका में देने की। दो 21 से आप ऐसे याद रखना, इससे पैसे दो। अब है धारा 322, समता न होने या 2/3 से कम निर्वाचित सदस्य होने की दशा में नगर पालिका को विघटित करने की सरकार की शक्ति। सरकार विघटित कर सकती है अगर 2/3 से कम सदस्य हैं। तो इसको ऐसे याद रखना, 22 को बस सरकार के लिए बस अब विघटित करो, बस अब विघटित करो, इसको बस अब विघटित करो, 22 में बस अब विघटित करो। धारा 323, नगर पालिका एक या अधिक स्थानीय पदाधिकारियों के बीच विवाद। नगर पालिका तथा एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद, आपस में अगर विवाद हो जाते हैं उसका सुलझाना कौन करता है? ताऊजी करते हैं अपने सुलझाना, ताऊजी करेंगे, है ना। ताऊजी कौन है? राज्य सरकार है ताऊजी। तो ताऊजी सुलझाना करेंगे, 23 से ताईजी और ताईजी के हस्बैंड ताऊजी, तो ताऊजी सुलझाना करेंगे। 23 से आप याद रख लेना, ताऊजी सुलझाना करेंगे। भाई विवाद हो जाता है नगर पालिका या एक से अधिक स्थानीय पदाधिकारियों के बीच विवाद, तो ताऊजी सुलझाना करेंगे। अब ये ताऊजी कौन है? राज्य सरकार है।
अब है धारा 324, नगर पालिका और नगर सुधार न्यास नगर विकास प्राधिकरण किसी अन्य कानूनी बोर्ड के बीच अगर विवाद हो जाता है तो राज्य सरकार के पास ही चॉइस है। क्या चॉइस है कि या तो ये विवाद को सुलझाएगी या विवाद को बढ़ाएगी। ये चॉइस किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। तो चॉइस में आप याद रखना, चॉइस है राज्य सरकार के पास में, या तो ये विवादों को सुलझाएगी या बढ़ाएगी। अब है धारा 325, सरकार की नगर पालिकाओं की उपविधियों तथा नियमों को रद्द या उपांतरित करने की शक्ति। जो भी नगर पालिका के नियम है उनको रद्द भी कर सकती है राज्य सरकार और उनको परिवर्तित भी कर सकती है, उपांतरित यानी परिवर्तित कर सकती है। तो ये शक्ति राज्य सरकार के पास है। तो आप ऐसे याद रख लेना। अब इसमें आ रहा है 3, 2, 5। भाई 3, 2, 5 किया तो नियम बदल देंगे, 3, 2, 5 किया तो नियम बदल देंगे। 3, 5 करते हैं ना लोग, 3, 5 यानी ज़्यादा बोलते हैं या जो है इंटरफेयर करते हैं तो उसको कहते हैं 3, 5 करना। 3, 2, 5 किया ज़्यादा तो नियम बदल देंगे। अब है धारा 326, सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन, यानी सरकार जो है शक्तियों को सौंपेगी अब दूसरों को, तो इसके बारे में है। तो आप ऐसे याद रख लें, 226 साल के हो गए हो, अब तो आप जिम्मेदारी उठाओ, है ना। अब तो आप में शक्तियाँ बांटनी पड़ेगी। 26 साल के हो गए, तीनों 26 साल के हो गए, 3 बच्चे हैं अपने घर में, तीनों 26 साल के हो गए। हम उनको कह रहे हैं कि तीनों 26 साल के हो गए, अब तुम्हें शक्तियाँ बांटनी पड़ेगी, तुम्हें जिम्मेदारियाँ बांटनी पड़ेगी। तो सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन किसमें है? धारा 326 में है। अब धारा 327, अभिलेख मंगवाने की शक्ति। तो इसको ऐसे याद रख लेना, सत्ता आते ही अभिलेख मंगवाया जाएगा। नगर पालिका के पास में सत्ता आ गई, नगर पालिका में जो भी प्रमुख बनना है, जो भी जिला प्रमुख बनना है, वो क्या करेगा? अभिलेख मंगवाएगा। सत्ता आते ही लेख मंगवाएंगे, अभिलेख मंगवाएंगे, लेटर मंगवाएंगे। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। 27 से सत्ता आते ही क्या मंगवा रहे हैं? लेख मंगवा रहे हैं, अभिलेख मंगवा रहे हैं। जो पावर आई नहीं और लेख मंगवाना शुरू, लेटर पेड बनवाना शुरू। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। आई होप दोस्तों आपको सारी धाराएं याद हो गई होगी ट्रिक से। आप इन वीडियोस को 2-3 बार देखना और अपने माइंड में सारी धाराएं सेट करना, और क्वेश्चंस आप अब मिनटों में करने वाले हो सोल्व, क्योंकि धाराएं दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी, ये आप सब जानते हो, बहुत डिफिकल्ट थी। इनको ट्रिक्स में सेट करना ये उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए प्रयास किया है और अच्छी से अच्छी ट्रिक आपके लिए बताई है, ताकि आपको इजी वे में ये याद हो जाए। और मुझे पूरी आशा है कि आपको ये याद भी हो गई होगी ट्रिक से सारी धाराएं, और आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो। मैं आपके आगे क्वेश्चन सीरीज लेके आने वाली हूँ। और दोस्तों आपसे एक शिकायत है कि आप लाइक नहीं करते हो, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जिसका भी आप सिलेक्शन चाहते हैं दोस्तों उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें। और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, आप जितना ज़्यादा ज्ञान बांटोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और वीडियो को ज़रूर लाइक करो और कमेंट करो आपके अच्छे। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। मैं आपके सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जो पॉजिटिव कमेंट्स करते हो। तो आप कमेंट करते रहिए, वीडियो को इसी प्रकार से लाइक करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।